यहाँ हम चर गुणांक वाले अवकल समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो 9.1 में हमने अचर गुणांक वाला समझा था, 9.2 में हम चर गुणांक वाले समझ रहे हैं। तो ये चर गुणांक क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। तो यहाँ पे आपको दो इक्वेशन दिख रही है, यहाँ पे दिख रहा है अचर गुणांक वाले अवकल समीकरण, यहाँ पे दिख रही है चर गुणांक वाले अवकल समीकरण। तो इन दोनों में अंतर क्या है ये देखते हैं हम। यहाँ पे आप देख सकते हो इनका जो गुणांक है वो कॉन्स्टेंट है। यहाँ पे y का डबल अवकलन इसका गुणांक भी कांस्टेंट है, y का अवकलन इसका गुणांक भी कांस्टेंट है यहाँ पे, और y का गुणांक ये भी वहाँ पे प्लस का 2 कांस्टेंट है यहाँ पे। तो अचर गुणांक वाले के अंदर एक गुणांक होता है, ये कांस्टेंट होता है, ये अचर होता है। चर गुणांक वाले के अंदर देख सकते हो आप, यहाँ पे ये जो t है, यहाँ पे y का जो अवकलन है इसका गुणांक है t। तो t क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है, ये तो चर है, यहाँ पे ये कांस्टेंट नहीं है, इसलिए ये क्या है, चर गुणांक वाला है। तो ये जो चर गुणांक है ये टी के भी हो सकता है, डबल अवकलन के भी हो सकता है, या सिंगल अवकलन के भी इस तरह से हो सकता है। तो इसको सोल्व करने का जो तरीका वो पढ़ने वाले हम यहाँ पे। तो इसका जो सोल्व करने का जो क्रिया मेथड है, क्रिया विधि इसका मेथड है, प्रोसेस है, वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने 9.1 में पढ़ा था। तो 9.1 में हमने क्या पढ़ा था, चर गुणांक वाले अवकल समीकरण को हल करना। तो सेम टू सेम वैसे ही हम यहाँ पे चर गुणांक वाले अवकल समीकरण को सोल्व करना सीखेंगे जैसे हमने अचर गुणांक वाले को सोल्व किया था। तो इनमें थोड़ा सा चेंज है, वो चेंज क्या है कि यहाँ पे ये टी है, तो इस टी को हम कैसे हटाएंगे यहाँ से। तो उसको हटाने के लिए ये फॉर्मूला हम यूज में लेते हैं। तो जब हम लाप्लांस लेते हैं तो लाप्लांस लेने के बाद इस तरह से बनेगा, तो इस टी को हम यहाँ पे हटा सकते हैं। इसको हटाने का तरीका क्या है, यहाँ पे जो भी होगा वो तो सेम टू सेम यहाँ पे देखो लाप्लांस में लिखा रहेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। लेकिन टी की पावर m को हमने यहाँ से हटा दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो। टी की पावर m को हटाएगा तो हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष करेंगे, m के सापेक्ष। कितनी बार, m बार। m बार क्यों, क्योंकि यहाँ पे t की पावर m है, और साथ में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे -1 की पावर m भी लिखेंगे। इससे हमें प्लस या माइनस का चिन्ह पता चलेगा। तो ये फॉर्मूला यूज में लेंगे और इसको हम आगे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने अवकलन किया है। तो अवकलन करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अवकलन करेंगे तो अवकलन का हमें क्या करना पड़ता है, फिर समाकलन करना पड़ता है। तो हम समाकलन भी करेंगे, तो समाकलन करेंगे तो कांस्टेंट आएगा हमारे पास। तो समाकलन करने से इस तरह से कांस्टेंट सी आएगा, क्योंकि जब भी समाकलन करते हैं तो कांस्टेंट आता है। तो ये जो कांस्टेंट है, कई बार हम इसका मान ज्ञात नहीं कर सकते और कई बार हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इनिशियल कंडीशन से या तो इसका मान ज्ञात कर सकेंगे, तो मान ज्ञात कर लेते तो ठीक है। अगर मान ज्ञात नहीं कर पाए और हमें ऐसा फंक्शन मिल गया वहाँ पे लाप्लांस इन्वर्स, जब हम करेंगे इसका तो लाप्लांस इन्वर्स करते टाइम हमारे पास ऐसा मिल गया कि सी का लाप्लांस इन्वर्स, तो आप जानते हो कांस्टेंट का लाप्लांस इन्वर्स हम नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे कांस्टेंट को ज्ञात करेंगे। ज्ञात कैसे करेंगे, हम अपनी तरफ से ये कंडीशन लगा लेंगे वहाँ पे कि पी जब इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, अग्रसर होगा, तब फंक्शन ऑफ पी क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। ये कंडीशन लगाएंगे और सी का मान हम प्राप्त करेंगे। तो ये जो ये कंडीशन है, ये कंडीशन मैंने 2 एग्जाम्पल में लगाई है, एग्जाम्पल नंबर 8 और एग्जाम्पल नंबर 9। तो आप ये दोनों एग्जाम्पल वहाँ पे देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। और ये कब लगाती है ये कंडीशन, जब हमारे पास क्या होती है, सहायक समीकरण, यानी कि जो पी की इक्वेशन होती है उसके अंदर हम ये कंडीशन लगाते हैं। तो जब एग्जाम्पल 8 और एग्जाम्पल 9 को हम करेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। और उससे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 7 करेंगे, जिससे हम इसकी जो वर्किंग प्रोसेस है, इसका ये पूरा क्रिया मेथड है, इसको हम वहाँ पर समझेंगे। तो हम एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं यहाँ पे। तो ये है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7, इसको हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये चर गुणांक है, यहाँ पे टी है, तो टी यहाँ पे चर है, तो ये चर गुणांक वाले अवकल समीकरण है, इसको हम सोल्व करेंगे। और यहाँ पे आपको इसका मीनिंग समझा देता हूँ। ये जो लिखा हुआ होता है इस तरह से y0, इसका मतलब ये होता है कि t बराबर 0 पर y का मान हमें 0 लेना है। ये कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि t 0 है, और यहाँ पे y लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कि y का मान यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यहाँ पे भी इसी तरह से क्या होगा कि t बराबर 0 पर, क्योंकि यहाँ पे ये 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, t बराबर 0 है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, y डैश, तो y डैश का मान यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहाँ पे y डैश का मान क्या आ रहा है, 1, और y डैश का मतलब क्या है, अवकलन है, y का अवकलन 1 आ रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से इसके मीनिंग होती है। IC का मतलब होता है इनिशियल कंडीशन, ये जो ये यहाँ पे लिखी होती है इसी को हम IC बोलते हैं, यानी कि इनिशियल कंडीशन बोलते हैं। अब हम सोल्व करेंगे इसको, तो आप देख सकते हो ये y अंदर गुणा होगा, तो ये समीकरण इस तरह से हो जाएगी। जो हमारा इक्वेशन हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ये इक्वेशन इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे y को अंदर गुणा करोगे तो d की पावर 2y प्लस t dy माइनस y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन इससे हो जाएगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, लाप्लांस करेंगे इसका। तो यहाँ पे इस साइड भी लाप्लांस लेंगे और इस साइड भी लाप्लांस लेंगे, तो दोनों तरफ लाप्लांस लेना है। तो लाप्लांस लेने के बाद हमें ये इक्वेशन मिलेगी। यहाँ पे y का डबल अवकलन का लाप्लांस ऐसे आ गया, यहाँ पे फिर क्या है हमारे पास, y का अवकलन है, इसका भी लाप्लांस ऐसे कैसे आ गया, और यहाँ पे y का लाप्लांस ऐसे कैसे आ गया, इस तरह से लाप्लांस ले लिया। और 0 का लाप्लांस तो 0 होता है, इसलिए ये इक्वेशन मिल चुकी है हमें। इसके बाद हम क्या करेंगे,
इस टी को हटाएंगे तो टी को हटाने का जो फॉर्मूला था वो मैं आपको बता देता हूँ। वो हमने कैसे पढ़ा था, यहाँ पे हमारे पास लाप्लांस होता है और टी की पावर क्या होनी चाहिए, एम, यानी कि टी की घात कुछ भी हो सकती है और हमें क्या मिलना चाहिए, एक फलन होना चाहिए। तो यहाँ पे फलन को मैं यहाँ पे इस तरह से लिख देता हूँ, फंक्शन ऑफ टी। वहाँ पे जब हमने थ्योरी पढ़ाई थी तब मैंने इसको अलग तरीके से लिखा था, यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से हम टी को हटाएंगे तो टी को हटा दिया, मान लिया। टी को हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, वाई ये 1 की पावर हम लगाएंगे, यहाँ पे जितनी पावर होती है उतनी पावर लगाते हैं। फिर हम अवकलन करेंगे, जितनी पावर होती है उतनी बार अवकलन करेंगे। तो हम एम बार अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष करेंगे, पी के सापेक्ष। किसका करेंगे, फंक्शन ऑफ टी का अवकलन करेंगे यहाँ पे। तो हम इस तरह से करते हैं। यहाँ पे फंक्शन ऑफ टी का मतलब क्या है, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है वो ऐसे कैसे आ जाएगा और ये टी यहाँ पे हट जाएगा और इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टी की पावर यहाँ पे कितनी है, 1 है, तो एम का मान 1 है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ये जो पूरा पत्ता ये तो ऐसे कैसे आ गया और लास्ट वाला भी ऐसे कैसे आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या किया, टी को हटा दिया। तो टी को हटाने के बाद यहाँ पे क्या डी वाई बचेगा, तो डी वाई का लाप्लांस तो ऐसे कैसे आ गया। टी की पावर यहाँ पे कितनी है, 1। टी की जितनी पावर होती है उतनी बार अवकलन करते हैं पी के सापेक्ष। टी की पावर 1 थी तो 1 टाइम अवकलन कर दिया पी के सापेक्ष। और यहाँ पे क्या आता है, -1 की पावर एम। यहाँ पे आप देख सकते हो -1 की पावर एम, तो -1 की पावर 1 लगेगी तो -1 ही आएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस में हो गया। तो हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो इस तरह से आ गई। ये जो इक्वेशन है हम इसको आगे सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो लाप्लांस है उसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, y का लाप्लांस मानेंगे यहाँ पे फंक्शन ऑफ p। सभी क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए हम y का लाप्लांस मानते हैं। y का लाप्लांस क्या मानते हैं, फंक्शन ऑफ p मानते हैं। उसके बाद हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो y का लाप्लांस की वैल्यू तो यहाँ पे पुट कर देंगे। और यहाँ पे y का अवकलन है, y का डबल अवकलन है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो याद होना चाहिए। वो जो फॉर्मूला ये आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये एक तो फॉर्मूला ये है y का अवकलन का फॉर्मूला और y का डबल अवकलन इसका फॉर्मूला ये है। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए क्योंकि अधिकतम 2 अवकलन आता है क्वेश्चन में, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो y का जहाँ पे अवकलन और आकार डबल उसके स्थान पे मैं ये वैल्यू पुट करूँगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट ये वैल्यू पुट कर दी इसके स्थान पे। फिर यहाँ पे y का अवकलन है तो y के अवकलन के स्थान पे मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। ये कहाँ से पुट की, ये यहाँ से y का अवकलन का जो फॉर्मूला था उससे हमने पुट कर दी। तो इसके बाद हमें ये इक्वेशन मिल चुकी है यहाँ पे। इस इक्वेशन को हम आगे सोल्व करेंगे। तो सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो अवकलन आ रहा है और उसके साथ उससे पहले हम देख सकते हैं यहाँ पे y0 आ रहा है, y डैश 0 आ, और वहाँ पे आप देख सकते हो y0 और y डैश 0 इसकी वैल्यू हमारे पास है। तो यहाँ पे y0 का मान हम 0 पुट करेंगे, यहाँ पे 1 पुट करेंगे और यहाँ पे भी हम 0 पुट करेंगे। तो इसको इस इक्वेशन को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे 0 पुट कर दिया और यहाँ पे 1 पुट कर दिया इसका वैल्यू और इसका वैल्यू हमने 0 पुट कर दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो हमें ये इक्वेशन मिली है यहाँ पे। अब ये जो इक्वेशन मिली है यहाँ पे आप देख सकते हो अवकलन और का, ये तो यहाँ पे 0 हो गया है तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे p फंक्शन ऑफ p, इसका हमने p के सापेक्ष अवकलन किया है तो इसका अवकलन करके दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे p dp, यहाँ पे अवकलन किसका कर रहे हैं, ये माइनस का चिन्ह तो बाद में लगा लेंगे हम। p फंक्शन ऑफ p इसका अवकलन कर रहे हैं हम। तो इसका अवकलन कैसे करेंगे, चेन रूल लगाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, p का अवकलन करेंगे। p का अवकलन करेंगे तो हम क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ p को तो हम यहाँ पे सेम का सेम रख देंगे। p का अवकलन p के सापेक्ष करेंगे तो 1 आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा लिखने का। फिर प्लस लगाते हैं हम। उसके बाद क्या करेंगे, p को सेम रखेंगे तो p तो सेम रहेगा और इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पे अवकलन कर रहे हैं हम फंक्शन ऑफ p का। तो यहाँ पे हम फंक्शन ऑफ p लिख देते हैं कि फंक्शन ऑफ p का अवकलन हो रखा है यहाँ पे। तो इस तरह से हम इसका अवकलन करते हैं तो ये इसका अवकलन होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पे ये प्लस है, ये प्लस हट जाएगा यहाँ से और यहाँ के क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ये पद इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये p की पावर 2 फंक्शन ऑफ p माइनस का 1, ये तो यहाँ पे ऐसे कैसे आ गया। फिर इसके बाद में ये जो पूरा पत्ता है इसका हमने अवकलन किया तो अवकलन करने के बाद क्या आया, ये आया यहाँ पे माइनस p, ये इसको पहले लिख दिया मैंने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस का p और फंक्शन ऑफ p का अवकलन, फिर उसके बाद में क्या आएगा, माइनस का p, तो ये रहा माइनस का p इस तरह से ये यहाँ पे। तो हमने इसको ऐसे अवकलन करके लिख दिया। अवकलन करने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे सेम ही लिखा है क्योंकि यहाँ पे देखो ये तो यहाँ पे लास्ट का पद तो यहाँ पे आ गया और इसका अवकलन किया तो हमारे पास अवकलन क्या आएगा, ये यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा पद यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये आपको यहाँ पे मैं एक बार क्लियर करके दिखा देता हूँ कि ये जो लास्ट वाला पद था ये तो ऐसे कैसे आ गया, ये फर्स्ट वाला पद और ये 1 ये तो ऐसे कैसे आ चुका। अब इसका अवकलन किया हमने, ये इसका अवकलन किया था तो हमें क्या मिला था यहाँ पे, अभी मैंने करके दिखाया था तो ये अवकलन मिला था हमें यहाँ पे। तो ये जो अवकलन मिला था यही हमने यहाँ पे लिखा है क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे करके दिखाया था वो अवकलन। तो आप देख सकते हो ये हमें ये इक्वेशन मिली है यहाँ पे। अब ये जो इक्वेशन मिली है इस इक्वेशन को हम आगे सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये अवकलन आ रहा है तो अवकलन को हटाने के लिए हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन कब करेंगे हम,
देखो जब भी आप इंटीग्रेशन करते थे तो आप क्या करते थे, dy अपॉन dx को ज्ञात करते थे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, d फंक्शन ऑफ p अपॉन dp। तो हम सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग हम क्या ज्ञात करेंगे, d फंक्शन ऑफ dp अपॉन dp, ये ज्ञात करेंगे हम यहाँ पे। तो ये ज्ञात करना है हमें यहाँ से। तो यहाँ पे हम इसको एक तरफ कर लेते हैं और फंक्शन ऑफ p को एक तरफ करके इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये दिया हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पे नोट करता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, माइनस का p d अपॉन dp, और यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ p, ये एक पद लिखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे अवकलन का कोई पद नहीं है, तो हमारे पास अवकलन का केवल एक ही पद था। उसके बाद आप देख सकते हो फंक्शन ऑफ p को कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पे प्लस फंक्शन ऑफ p, इसको मैं यहाँ पे कॉमन लूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 1, तो यहाँ पे लिख दिया माइनस का 1। फिर यहाँ पे आ रहा है फंक्शन ऑफ p, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 1, तो यहाँ पे माइनस का 1। फिर यहाँ पे देखो फंक्शन ऑफ p आ रहा है, तो यहाँ पे p की पावर 2 कॉमन आएगा यहाँ, तो यहाँ पे p की पावर 2 यहाँ पे बच गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसको भी लिख दिया, इसको भी लिख दिया, इसको भी, और यह अवकलन का तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिख दिया। तो अब हमारे पास क्या बचा, माइनस का 1। माइनस का 1 को हम इस साइड में कर देंगे जीरो की तरफ, पक्षांतरण, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन इस तरह से बदल जाएगी। अब ये जो इक्वेशन है आप इसके अंदर देख सकते हो, अगर मैं इसके अंदर माइनस p का भाग दे देता हूँ तो ये इक्वेशन इस तरह से आ जाएगी। यहाँ पे ये इक्वेशन देखो, यहाँ पे मैंने माइनस p का भाग दे दिया। माइनस p को यहाँ पे भाग क्यों दिया है, ताकि ये p यहाँ से हट जाए। तो माइनस p का भाग दिया तो ये पद क्या बचेगा, d अपॉन dp फंक्शन ऑफ p। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भाग देंगे तो यहाँ पे देखो माइनस p का भाग देंगे तो यहाँ पे ये प्लस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 अपॉन p। तो -1 अपॉन p, और बाकी ये पद ऐसे कैसे आ रहा है, देखो p की पावर 2 माइनस का 2 हो जाएगा ये, तो p की पावर 2 और माइनस का 2, और इस साइड में हम देखो माइनस का p का भाग दे रहे हैं, किसका भाग दे रहे हैं, माइनस का p का। तो ये 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन माइनस का p। तो ये देखो आपको 1 अपॉन माइनस का p दिख रहा है। तो ये इक्वेशन इस तरह से बदल गई। अब ये जो इक्वेशन बदली है इसको हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। वो कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो आप देख सकते हो ये रेखिक अवकल समीकरण की तरह दिख रहा है। आपको रेखिक अवकल समीकरण कैसी होती है मैं आपको दिखा देता हूँ वो कैसी होती है। वो इस तरह से होती है, dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू, और यहाँ पे आता है क्यों आता है 1, ये होती है रेखिक अवकल समीकरण। तो ये इक्वेशन आपको ऐसी ही दिख रही है, मैं दिखाऊंगा अभी आपको ये ऐसी कैसे दिख रही है। तो ये इससे आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे y लिखा हुआ है, y के स्थान पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फंक्शन ऑफ p लिखा हुआ है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो p क्या होता है, यहाँ पे x का फलन होता है ये, और ये जो क्यों होता है ये भी क्या होता है, x का फलन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे x का फलन क्यों लिखा है, क्योंकि नीचे x है, तो यहाँ पे नीचे क्या है हमारे पास p है, तो p का फलन होना चाहिए इसके साथ में। तो इसके अलावा फंक्शन ऑफ p के अलावा यहाँ पे देख सकते हो सभी पद p के आ रहे हैं, और लास्ट में भी देखो लास्ट का क्या है, x का फलन, x यहाँ पे नीचे है इस, तो यहाँ पे नीचे हमारे पास क्या आ रहा है p, तो नीचे यहाँ पे आप देख सकते हो ये p का फलन है। इसका मतलब ये कह सकता हूँ कि ये रेखिक अवकल समीकरण है। तो रेखिक अवकल समीकरण है तो हम इसको सोल्व करेंगे इसकी तरह से जैसे हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो इस इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करते हैं उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिव फैक्टर ज्ञात करते हैं। चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था ये। तो इंटीग्रेटिव फैक्टर कैसे ज्ञात करेंगे, तो वो होता है IF इक्वल टू e की पावर pdx, ये इस तरह से होता है, और इसका इंटीग्रेशन होता है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो e तो ऐसे कैसे लगाना, और यहाँ पे ये जो भी आएगा यहाँ पे इसका गुणांक वो यहाँ पे आता है, और उसका अवकलन करते हैं हम, ये समाकलन करते हैं यहाँ पे नीचे जो भी आता है इसके सापेक्ष। फिर हम क्या करते हैं, इसका हल लिखते हैं। हल कैसे लिखते हैं, इसका हल होता है इस तरह से होता है इसका हल, कि हमारे पास ऊपर क्या आ रहा है y, तो y हम यहाँ पे लिखते हैं और इसको गुणा करते हैं इंटीग्रेटिव फैक्टर से, और इसके बाद हम क्या करते हैं, बराबर लगाते हैं और इंटीग्रेशन लगाते हैं। इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ वो क्यू, और क्यू के साथ में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे IF को। तो IF को हम इसके साथ में गुणा करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे किसके सापेक्ष, नीचे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x, तो x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करते हैं। इस तरह से हम इसको सोल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे मैं इसको सोल्व करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो इक्वेशन है ये इस तरह से आपको दिख रही है। यहाँ पे ये इससे कंपेयर करके देख सकते हो आप। तो यहाँ पे देखो y और यहाँ पे y, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फंक्शन ऑफ p, और यहाँ पे लास्ट में फंक्शन ऑफ p। उसके अलावा यहाँ पे जो भी होगा ये क्या होगा, फलन होगा, किसका होगा, x का, क्योंकि यहाँ पे x है। तो यहाँ पे x के स्थान पे हमारे पास क्या है, p, तो ये देखो p का फलन है, ये भी p का फलन है। तो ये क्या है, रेखिक अवकल समीकरण। रेखिक अवकल समीकरण को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, IF ज्ञात करेंगे, इंटीग्रेटिव फैक्टर ये ज्ञात करना। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे हम IF का यहाँ पे। तो IF इक्वल टू e की पावर, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ p, p के स्थान पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ -p -2 अपॉन p। तो
तो यहाँ पे आप देख सकते हो माइनस तो बाहर आ गया, p माइनस पी अपॉन पी। इसका इंटीग्रेशन करना है p के सापेक्ष, तो ये इंटीग्रेशन मैं आपको करके दिखाता हूँ। इंटीग्रेशन करना है p माइनस टू अपॉन पी, इसका में इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे p का, तो p का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये जो p है यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे पी एक्स स्क्वायर बाई टू, और यहाँ पे देखो माइनस का 2 आ रहा है, तो माइनस का 2 तो ऐसे कैसे आ जाएगा, 1 अपॉन पी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग होता है, तो लॉग पी आएगा यहाँ पे लास्ट में। और यहाँ पे देखो माइनस था, तो इसके आगे माइनस लगाऊंगा तो ये सब माइनस में हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, यदि मैं यहाँ पे माइनस का लगाऊंगा तो माइनस का p माइनस टू अपॉन पी, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम डी पी। तो यहाँ पे इसके अंदर क्या होगा, ये माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा p की पावर 2 अपॉन 2, और ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे 2 log p, ये इस तरह से हो गया। तो हमें ये मिला यहाँ पे e की पावर में, तो e की पावर में क्या मिला हमें, एक तो ये मिलेगा और एक ही मिलेगा, तो e की पावर में log p, एक तो ये मिल चुका, और e की पावर में क्या मिलेगा माइनस p की पावर 2 डिवाइड बाई 2। तो ये अलग अलग कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो e की पावर में है, तो e की पावर में पूरा फंक्शन आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यदि मैं यहाँ पे इसके नीचे e लगा देता हूँ तो ये पूरा फंक्शन e में हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह क्या कहता है कि आप अलग अलग करके लिख सकते हो, यदि घाते हैं ऐड और क्यों, यानी कि इसका सूत्र ऐसे होता है कि x की पावर m प्लस n है, तो आप क्या लिख सकते हो x की पावर m इंटू एक्स की पावर n लिख सकते हो यहाँ पे। तो यही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज में ली है, इसको अलग अलग करके लिख दिया मैंने। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका हल लिखेंगे। हल लिखने से पहले मैं इसको सोल्व करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है log 2p, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे इसको p की पावर 2 में बदल सकता हूँ। कैसे बदलते हैं, तो यहाँ पे log प्रॉपर्टी यूज में लेंगे, तो वो कैसे लेंगे वो अभी मैं आपको बताऊँगा, अभी बाद में बताऊँगा मैं आपको। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, आई इंटीग्रेशन पे इंटीग्रेटिव फैक्टर को मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे p की पावर 2 लिख दिया मैंने, और ये जो पूरा फंक्शन था इसको ऐसे कैसे सेम टू सेम लिख दिया। इसके बाद में हम इसको मैं करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले इसको सोल्व करके दिखा देता हूँ मैं इसको कैसे किया। तो प्रॉपर्टी हमारे पास इस तरह से होती है, ई यहाँ पे कुछ भी हो सकता है एन लॉग एक्स, यदि ऐसा हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर एन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पी की पावर क्या हो जाएगी 2, तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज में लिया है ये लॉग का। ये फॉर्मूला कैसे आता है, तो ये आप लॉग पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। तो हमारे पास ये इंटीग्रेटिव फैक्टर आ चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका हल लिखेंगे। तो हल कैसे लिखते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हम इसका हल ऐसे लिखेंगे, ये कैसे किया हमने, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, फंक्शन ऑफ पी आ रहा है, तो फंक्शन ऑफ पी लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिव फैक्टर से गुणा करेंगे। तो इंटीग्रेटिव फैक्टर ये है, इससे हमने यहाँ पे गुणा कर दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन किसका करेंगे हम, यहाँ पे आई एफ और हमारे पास क्यों यहाँ पे क्या आ रहा है -1/p, इन दोनों का गुणनफल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो -1/p, और ये इंटीग्रेटिव फैक्टर यहाँ पे ऐसे कैसे आ रहा है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं p के सापेक्ष। ये कैसे किया, यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है ये इंटीग्रेशन, इसको मैं कैसे सोल्व कर रहा हूँ, यदि ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप चैप्टर नंबर 2 देखिए, वहाँ पे रेखी का अवकल समीकरण को जैसे सोल्व किया वो कंसेप्ट में यहाँ पे यूज में ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं अच्छे से नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो पहले से लंबा होने जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम यहाँ पे, अब इसका इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे तो वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, p की पावर 2 अपॉन 2, तो p की पावर 2 अपॉन 2 इसको आप क्या मान लेना, u मान लेना। अब इसका इंटीग्रेशन करना, आपको इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। मैं डायरेक्ट बता देता हूँ यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आएगा e की पावर माइनस पी की पावर 2 डिवाइड बाई 2, ये आएगा इसका इंटीग्रेशन। और कांस्टेंट सी लगाते हैं तो मैंने कांस्टेंट सी लगा दिया इंटीग्रेशन करके। तो ये इंटीग्रेशन कैसे आया, यदि आपको नहीं आता है तो आप इस तरह से पुट करना, आपको इंटीग्रेशन आ जाएगा इसका। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है वो इस तरह से चेंज हो गई, ये इक्वेशन आ गई। अब ये जो इक्वेशन है इसको हम क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ पी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फंक्शन ऑफ पी कैसे ज्ञात करेंगे, ये पद हटना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका भाग दे देंगे दोनों तरफ हम इसका भाग देंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भाग देंगे तो ये तो हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, फंक्शन ऑफ पी, केवल ये बचेगा। और इस साइड में हम भाग देंगे तो इस साइड में भाग देंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा यहाँ पे 1/p की पावर 2, और ये तो हट जाएगा यहाँ से, क्योंकि भाग देंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो केवल 1/p की पावर 2 बचेगा। मैं करके दिखाता हूँ यहाँ पे, e की पावर माइनस p की पावर 2 डिवाइड बाई 2 प्लस यहाँ पे c लिखा हुआ है, इसके अंदर हम भाग दे रहे हैं p की पावर 2 e की पावर माइनस p की पावर 2 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले इसमें भाग देंगे तो 1/p की पावर 2 बचेगा, केवल ये बचेगा। उसके बाद हम c में भाग देंगे तो c आएगा ऊपर और नीचे ये पूरा फंक्शन आएगा। तो ये माइनस की घात है तो इसको ऊपर ले जाके मैंने प्लस की घात के रूप में लिख दिया, और ये इक्वेशन आई गई हमारे पास। ये जो इक्वेशन आई है
यहाँ पे आप देख सकते हो अब ये पूरी इक्वेशन पी के रूप में बदल चुकी है, पी के पदों में बदल चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, लाप्लास इन्वर्स ज्ञात करेंगे। इसको हम सहायक समीकरण बोलते हैं। जब भी पी में बदल जाती है इक्वेशन तो उसको हम सहायक समीकरण बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका लाप्लास इन्वर्स लेंगे। तो लाप्लास इन्वर्स लेते हैं हम इसका। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका लाप्लास इन्वर्स को हम सोल्व करेंगे और यहाँ पे 1/p की पावर 2 इसका भी लाप्लास इन्वर्स कर दिया, क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन है तो दोनों का अलग अलग होगा। तो इसका भी लाप्लास इन्वर्स, इसका भी लाप्लास इन्वर्स। यहाँ पे c क्या है, कांस्टेंट है, तो c को कांस्टेंट होता है तो मैंने इसको बाहर कर दिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो इसका लाप्लास इन्वर्स तो हमें आता है, इस फॉर्मूले से हम कर देंगे। ये जो फॉर्मूला है इससे लाप्लास इन्वर्स ज्ञात कर सकते हैं यहाँ पे। और इसका लाप्लास इन्वर्स हमें नहीं आता तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और इसका लाप्लास इन्वर्स यहाँ पे कैपिटल P है यहाँ पे। इसका लाप्लास इन्वर्स कैसे ज्ञात करेंगे, वो यहाँ से जो हमने माना था इससे ज्ञात होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो y का लाप्लास है, तो लाप्लास इन्वर्स करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, y आ जाएगा। और इस साइड में क्या हो जाएगा, लाप्लास इन्वर्स फंक्शन ऑफ p हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लाप्लास इन्वर्स फंक्शन ऑफ p, इसका मान क्या आ रहा है, y आ रहा है। तो लाप्लास इन्वर्स फंक्शन ऑफ p, इसका मान क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसका मान तो y आ गया और ये जो पूरा फंक्शन था इसका मान क्या आ गया, t आ गया। t कैसे आया, तो इस फॉर्मूले को यूज में लेंगे। यहाँ पे 1/p की पावर 2 है, यहाँ पे देखो 1/p की पावर n+1। यहाँ पे पावर 2 कब बनेगी, जब n का मान हम पुट करेंगे 1। तो यहाँ पे n का मान हम 1 पुट करेंगे। यहाँ पे तो n का मान 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे देखो 1 का फैक्टोरियल तो क्या होता है 1। यहाँ पे x की पावर 1 क्या हो जाएगा, x, यानी कि इसका मान क्या आना चाहिए, x। लेकिन x के बजाय मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, t रख दिया। क्यों रखा है t, क्योंकि जो हमारा फंक्शन है, हमारा जो क्वेश्चन है वो t के पदों में आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे t लिखा है। तो t लिखना आपको, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तो सूत्र है इसलिए x दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे t रख दिया। इसका मान हमने यहाँ पे क्या कर दिया, t रख दिया। और इसका ये तो हमें सोल्व करना नहीं आता तो इसको मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये इक्वेशन हमारे पास हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से c ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, इनिशियल कंडीशन लगा के। यदि हमारे पास देखो y और t का मान रख देंगे तो हमें c मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो y और t का मान दिया हुआ है, t का मान 0 है और y का मान भी यहाँ पे 0 दिया हुआ है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो पुट करेंगे तो देखो कैसे होगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे y का मान 0 पुट करना था तो यहाँ पे y 0 रख दिया है, क्योंकि हमें ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ पे अभी मैंने वैल्यू पुट नहीं की है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में y 0 रखेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमें c का मान 0 रखेंगे, 0 मिलेगा। मैं करके दिखाता हूँ। y का मान 0 पुट करता हूँ तो y का मान मैंने 0 पुट कर दिया, तो उस समय t का मान भी क्या हो रहा है, 0 है, तो t का मान भी 0 पुट कर दिया, प्लस c। और यहाँ पे लाप्लास इन्वर्स में कुछ भी ये आ रहा है, ये फंक्शन a की पावर p की पावर 2 डिवाइड बाई 2/p की पावर 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सब 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या है, c भी यहाँ पे 0 है। तो c भी 0 हो गया, तो यहाँ पे हमें c का मान मिल चुका। अब ये जो c का मान है, ये c का मान अभी मैंने बताया था कैसे आया, ये c का मान हम यहाँ पे रखेंगे तो ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, y = t। तो हमारे पास यहाँ पे केवल y = t बच गया। तो ये हो गया हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7 का आंसर। ये आंसर कैसे आया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे c तो 0 है, तो 0 रखेंगे तो यही मिलेगा हमें। तो इससे हमें क्या मिला, ये मिल चुका। तो इस तरह से मैंने एग्जाम्पल नंबर 7 को सोल्व कर दिया। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ कैसे किया हमने। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हम ऐसे लिखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, लाप्लास लेंगे। लाप्लास लेने के बाद हम क्या करेंगे, टी को हटाएंगे। टी को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, टी की जितनी घात होगी उतनी बार अवकलन करेंगे और यहाँ पे माइनस का घात लगाएंगे। कितनी लगाएंगे, जितनी टी की घात होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, लाप्लास वाई को हम फंक्शन ऑफ पी मानेंगे और यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे डबल अवकलन का, सिंगल अवकलन का, जितने भी अवकलन दिए हुए सबके फॉर्मूला लगाएंगे। और ये जो इक्वेशन है इसको हम ऐसे लिख देंगे। उसके बाद आप क्या करोगे, ये जो अवकलन है उसको सोल्व करोगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका अवकलन करना है। यहाँ पे दो फंक्शन गुणा में थे तो उसका अवकलन कर दिया हमने, तो ये इक्वेशन मिल चुकी है हमें यहाँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अवकलन को हटाने के लिए समाकलन करेंगे। तो समाकलन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो समाकलन करेंगे तो यहाँ पे रेखिक अवकल समीकरण मिली थी हमें, ये रेखिक अवकल समीकरण। इसका समाकलन कैसे करते हैं वो चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था हमने, तो आप चैप्टर नंबर 2 पढ़ लीजिए। आपको नहीं आता तो रेखिक अवकल समीकरण को सोल्व करना। वहाँ से हम सोल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, फंक्शन ऑफ पी मिलेगा। फंक्शन ऑफ पी का हम क्या करेंगे, लाप्लास इन्वर्स करेंगे। लाप्लास इन्वर्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा इस तरह से। और ये जो कांस्टेंट है उसको कैसे ज्ञात करेंगे, इनिशियल कंडीशन से ज्ञात करेंगे। तो ये एग्जाम्पल नंबर 7 सोल्व हो चुका है। अगर आपको हमारे वीडियो से हेल्प हो रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप हमारा क्यूरियोसिटी फाउंडेशन नाम से प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, या हमारे चैनल पे कितने जो भी वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और
वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।